Thank you. Okay. Thank you, Ladanya sir. Good afternoon, Ladanya sir, his team. Good afternoon, friends. अभी जेईई मेन का एप्लीकेशन फॉर्म भरना चालू हो गया है. सो ब्रीफली एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या फील्ड्स है, इसमें क्या भरना चाहिए, कॉमन मिस्टेक्स बच्चे क्या करते हैं, कहाँ कंफ्यूजन होता है, वो मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ. इसके लिए हम लोग जो फील्ड्स आपको भरना है उसका जेईई मेन के इंफॉर्मेशन ब्रोचर में जो दिया हुआ है, जो जो भी पर्टिकुलर्स आपको भरना है वो मैं आपके सामने स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ. तो एक एक फील्ड हम लोग डिस्कस करेंगे. देखिए, सबसे पहले स्टार्ट होता है कैंडिडेट नेम. ये आप अगर देखेंगे पेज नंबर 30 पे जेईई मेन के इंफॉर्मेशन ब्रोचर में दिया है. अब यहाँ से स्टार्ट होता है कैंडिडेट नेम. कैंडिडेट नेम कैसे डालना है आपको, तो यहाँ पे क्लियरली दिया है कि 10th या 12th में जो आपका नाम है, अभी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मतलब 12वीं का एग्जाम, बिकॉज जेईई मेन के लिए क्वालिफाइंग एग्जाम 12वीं का एग्जाम है. तो अभी तो आप अपियरिंग है, आपका मार्कशीट अभी आया नहीं है. तो 10th एग्जाम में जो भी स्टाइल से आपका नाम लिखा होगा उसी स्टाइल से आपको नाम लिखना होगा. अब आप बोलेंगे सर ये स्टाइल का मतलब क्या है. ये स्टाइल का मतलब ये है कि नॉर्मली हम लोग देखेंगे कि जिन बच्चों ने 10 से सीबीएसई किया है. अब आपको एक मेरा एग्जांपल देता हूं. अब मेरा नाम है श्रीकांत सूरज कलंत्री. ओके, ये मेरा फुल नेम है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम. अब अगर 10th आपने सीबीएसई से किया है तो सीबीएसई के मार्कशीट पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम ऐसे आता है, मतलब श्रीकांत कलंत्री, सिर्फ इतना ही लिख के आएगा. तो अगर फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिखा हुआ है तो आपको उसी तरीके से डालना है. जिन बच्चों ने 10th स्टेट बोर्ड से किया है उनको सरनेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, मतलब कलंत्री, श्रीकांत, सूरज, इस तरीके से आएगा. तो आपके 10th का मार्कशीट आपको सामने रखना है और 10th के मार्कशीट पे जिस तरीके से, जिस सीक्वेंस से आपका नाम लिखा होगा उसी सीक्वेंस से आपको आपका कैंडिडेट का नाम लिखना है. उसके बाद में आता है फादर्स गार्डियन नेम. तो फादर का नाम ये जिन बच्चों ने सीबीएसई किया है उनके मार्कशीट पे है. जिन बच्चों का स्टेट बोर्ड है शायद उनके मार्कशीट पे नहीं है. तो जिस तरीके से मार्कशीट में फादर और मदर का नाम दिया है उसी तरीके से आपको ये डालना है. उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ. डेट ऑफ बर्थ ये जो है. अब दोस्तों, जो आप जेईई मेन का एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे उसमें दो टाइप के डेटा है नॉर्मली. वन जो क्रिटिकल डेटा है, दूसरा जो नॉन क्रिटिकल डेटा है. अब क्रिटिकल डेटा का मतलब क्या है. क्रिटिकल डेटा का मतलब यह है कि जिसपे आपका एडमिशन डिसीजन चेंज हो सकता है, जिसमें अगर कुछ गलत हो जाता है तो आपको आगे एडमिशन के वक्त दिक्कत हो सकती है. जैसे डेट ऑफ बर्थ है, कोई अगर गलत डेट ऑफ बर्थ अगर डाल देता है तो जैसे आपने देखा है कि जेईई मेन में एज का भी क्राइटेरिया है. तो ये क्रिटिकल फील्ड है डेट ऑफ बर्थ, ये भी आपको बहुत ध्यान से भरना है. वैसे ही जेंडर. अब आप बोलेंगे सर ये जेंडर वगैरह भरने में क्या गलती है. ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए. हर साल कुछ न कुछ इक्के दुक्के केसेस क्यों ना हो, ये फील्ड्स में बच्चे गलती करते हैं, ये देखने में आता है. जेंडर आपको प्रॉपरली सिलेक्ट करना है. अब यहाँ पे आइडेंटिटी टाइप. आइडेंटिटी टाइप में अगर आप ड्रॉप डाउन में जाएंगे तो आपको कुछ फील्ड्स यहाँ पे दिखेंगे. मैं आपको जस्ट एक सामने बताता हूं कि क्या क्या फील्ड्स आपको यहाँ पे दिखेंगे, उसमें से आप कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं. अब ये आइडेंटिटी टाइप में जो फील्ड्स है, जो मतलब आप सिलेक्ट कर सकते हैं, आई विल जस्ट रीड आउट फॉर यू. यस. तो देखिए, पहला है पैन कार्ड. पैन कार्ड है, स्कूल आईडी कार्ड है. अब स्कूल आईडी कार्ड का मतलब 12वीं का कार्ड. दोस्तों यहाँ पे स्कूल, अब नॉर्मली जो बच्चे नॉर्थ में पढ़ते हैं तो 12वीं को वो लोग स्कूल बोलते हैं, 11वीं 12वीं को वो लोग स्कूल बोलते हैं, और हम लोग नॉर्मली महाराष्ट्र में 11वीं 12वीं को कॉलेज बोलते हैं. तो यहाँ पे इन्होंने स्कूल आईडी कार्ड दिया है. तो स्कूल आईडी कार्ड का मतलब अगर आपको वो सिलेक्ट करना है तो 10th का आईडी कार्ड नहीं है, आपका 11वीं 12वीं का आईडी कार्ड है. उसके बाद में ऑप्शन है पासपोर्ट. उसके बाद में ऑप्शन है वोटर आईडी.
उसके बाद में ऑप्शन है रेशन कार्ड विथ फोटोग्राफ, उसके बाद में ऑप्शन है बैंक पासबुक विथ फोटोग्राफ, उसके बाद में ऑप्शन है ड्राइविंग लाइसेंस। मतलब बेसिकली ये 1 2 3 4 5 6 7 ऑप्शंस है, ये विथ फोटो वाले आईडी कार्ड होने चाहिए। अब अगर आपके पास में 7 में से कोई भी अगर नहीं है, मैं फिर से एक बार रीड आउट करता हूं 7 कौन से है। पैन कार्ड, स्कूल आईडी कार्ड, स्कूल मतलब कॉलेज का आईडी कार्ड जिसपे फोटो लगा हो, कोई भी आप सिलेक्ट करेंगे तो हर एक पे फोटो होना जरूरी है। पैन कार्ड, स्कूल आईडी कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, रेशन कार्ड विथ फोटोग्राफ, बैंक पासबुक विथ फोटोग्राफ, ड्राइविंग लाइसेंस, ये 7 ऑप्शन दिए हैं। अब ये हो सकता है कि शायद आपके पास एक भी ना हो, कॉलेज का आईडी कार्ड हो सकता है, लेकिन बाकी के जो है पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, रेशन कार्ड है, शायद ये आपके पास ना हो। तो इसमें एक 8वां ऑप्शन दिया हुआ है और वो है एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ। तो इसमें आधार कार्ड भी चल सकता है। तो आप ये जो 8 ऑप्शंस दिए हैं इसमें से जो भी सिलेक्ट करेंगे तो ड्रॉप डाउन में से आपको एक सिलेक्ट करना है, टाइप नहीं करना है, और जो भी आप सिलेक्ट करेंगे उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर, अगर आधार है तो आधार का नंबर ये यहाँ पे डालना है। उसके बाद में आपका एड्रेस डालना है, उसके बाद में ये कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, हाँ ये सारी चीजें आपको डालना है। अब उसके बाद में आता है ईमेल। अब जब आप फॉर्म भरते हो तो 2 मोबाइल नंबर आपको लगते हैं और 2 ईमेल आईडी आपको लगते हैं, ठीक है। अब ये 2 किसके किसके हो सकते हैं, एक कैंडिडेट का खुद का हो सकता है और दूसरा वन ऑफ द पेरेंट्स का हो सकता है। अब अगर कैंडिडेट के पास में खुद का मोबाइल अगर नहीं है तो दोनों पेरेंट के भी हो सकते हैं, लेकिन ये जो ईमेल एड्रेस और ये जो फोन नंबर हम लोग यहाँ पे डालने वाले हैं, दिस इज प्राइमरी, मतलब फर्स्ट वाला। तो जो भी आपका आगे का इंफॉर्मेशन होगा, मतलब अगर आपको आप पासवर्ड भूल गए, ओटीपी है, इसके बाद में इस साल से उन्होंने एक अच्छा किया है कि ये जेईई मेन का फॉर्म भरने के बाद में जो कंफर्मेशन पेज निकलेगा, आपका एडमिट कार्ड होगा, शायद आपका स्कोर कार्ड भी होगा, ये सब आपको ये ईमेल पे भी देने वाले हैं। तो ये जो ईमेल आप डालोगे बहुत क्लियर, मतलब करेक्ट ईमेल आईडी होना चाहिए, ठीक है। तो ये ईमेल आईडी किसी का भी हो सकता है, कैंडिडेट का भी हो सकता है, फादर का भी हो सकता है, मदर का भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों अगर आप बाहर से फॉर्म भर रहे हो, किसी कैफे से फॉर्म भर रहे हो, तो कभी भी गलती से भी किसी दूसरे का ये इंफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आगे इसका मिसयूज हो सकता है। तो इसलिए फोन नंबर और ईमेल आईडी जो है वो नेसेसरीली कैंडिडेट खुद, फादर, मदर, और इनके पास में अगर नहीं है, रूरल एरिया में है, उनका ईमेल आईडी अगर नहीं है, तो जो क्लोज रिलेटिव है, काका है, मामा है, जो भी है, उनका होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद में ये यहाँ पे ईमेल एड्रेस और ये सब दे दिया। इसके बाद में परमानेंट एड्रेस, आपका अगर प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो खाली एक टिक करके आप आगे जा सकते हैं। उसके बाद में पासवर्ड, पासवर्ड जो आपको सिलेक्ट करना है तो इसका भी उन्होंने वहां पे कैसा कॉम्बिनेशन होना चाहिए वो दिया हुआ है। एक पहला जो है, एक नॉट नेसेसरली फर्स्ट, एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए और एक डिजिट होना चाहिए, ओके। अब यहाँ पे जो बच्चे बाहर से फॉर्म भरते हैं उनका कॉमन पासवर्ड रहता है pass@123 और pass@1234। तो ये कोई भी जो इजीली गेस कर सकते हैं ऐसा पासवर्ड यूज मत कीजिए, आपके अकाउंट के साथ में मिस यूज हो सकता है। तो ये आप पासवर्ड खुद डिसाइड कीजिए और जो भी पासवर्ड आप सिलेक्ट करेंगे उसको कहीं पे लिख के रखिए। उसके बाद में एक सिक्योरिटी क्वेश्चन है, 4 टाइप के इन्होंने सिक्योरिटी क्वेश्चन दिए हैं, आपको उसमें से एक सिलेक्ट करना है और उसका आंसर आपको क्या चाहिए आपको वहां पे टाइप करना है। तो पासवर्ड और सिक्योरिटी क्वेश्चन और उसका आंसर आपने क्या दिया है ये भी आपको उस पे, आपका जो कंफर्मेशन पेज निकलेगा फॉर्म कंप्लीट करने के बाद में, वो आपको लिख के रखना पड़ेगा। अब ये हो गया। देखिए दोस्तों, पूरा जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 2 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट वाला है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इसमें बेसिक इंफॉर्मेशन है। इतना पार्ट कंप्लीट करने के बाद में आगे सेकंड पार्ट चालू होता है, दैट इज एप्लीकेशन फॉर्म, ओके।
अब एप्लीकेशन फॉर्म में ये जो आपने पीछे फिलअप किया हुआ है ये ऑलरेडी वहां से ही आता है, मतलब प्री फील्ड आता है। उसके बाद में नेशनलिटी आप सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद में 12वीं का स्टेट कौन सा है वो सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद में कैटेगरी आपकी कौन सी है वो सिलेक्ट कीजिए। अब दोस्तों कैटेगरी के लिए अपने पास में ऑप्शंस क्या क्या है और उसमें क्या क्या कंफ्यूजन होता है मैं आपको ये बताता हूं। अभी जो हम लोग ओपन कैटेगरी बोलते हैं तो उसको यहाँ पे जनरल लिख के आता है, जनरल दैट इज ओपन, जनरल एससी, उसके बाद में एसटी, उसके बाद में ओबीसी और उसके बाद में जनरल ईडब्ल्यूएस। ओके, इस टाइप के ऑप्शन आपको यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप अगर ओपन कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपको जनरली सिलेक्ट करना है, आप अगर शेड्यूल कास्ट कैटेगरी को बिलोंग करते हैं आपको एससी सिलेक्ट करना है, शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपको एसटी सिलेक्ट करना है। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन कहाँ पे आता है, ये दो चीजों में। अब ये दो चीजों में कंफ्यूजन क्या है मैं आपको बताता हूँ। जहां तक ओबीसी का सवाल है तो महाराष्ट्र में अगर हम लोग देखते हैं तो ओबीसी एक कैटेगरी है, उसके बाद में एनटी कैटेगरी है, NT1, NT2, NT3 वीजे कैटेगरी है और एक एसबीसी स्पेशल बैकवर्ड क्लास कैटेगरी है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, ओबीसी, NT1, NT2, NT3 वीजे एंड एसबीसी, ये सारी कैटेगरी महाराष्ट्र में है। लेकिन हम लोग जब सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जाते हैं, जैसा जेई मेन ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम है, तो ये सारे ओबीसी के अंदर आते हैं। इसका ये मतलब है कि कोई बच्चा अगर वीजे कैटेगरी का है महाराष्ट्र में, कोई बच्चा अगर NT1, 2, 3 का है, कोई बच्चा अगर एसबीसी का है महाराष्ट्र में, तो वो जब जेई मेन का फॉर्म भरेगा तो उसको ओबीसी कैटेगरी सिलेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, अब फिर आप बोलेंगे कि सर मैं वीजे कैटेगरी का हूं, मेरे पास में तो ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं है। तो मैं आगे उस पर आता हूं कि ये जो सर्टिफिकेट है ये ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, तो इसमें ये दो टाइप के सर्टिफिकेट रहते हैं दोस्तों। यस, अब मैं ओबीसी का आपको एग्जांपल लेता हूं, क्योंकि ये सर्टिफिकेट एक ऐसा इसमें दिया है कि आपको एप्लीकेशन भरते हुए लगेगा। दो टाइप के ओबीसी सर्टिफिकेट रहते हैं, एक है सेंट्रल ओबीसी और दूसरा है स्टेट का ओबीसी। अब दोनों इश्यू गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र करता है, लेकिन सेंट्रल ओबीसी और स्टेट ओबीसी अलग क्या है। सेंट्रल ओबीसी जो है ये अलग है। अभी देखिए इसमें मैं अगर आपको ये बताऊं तो इसमें प्रोफार्मा भी दिया हुआ है। if I have to show you just a minute, format central OBC, ये देखिए ये है जेई मेन के ब्रोचर में दिया हुआ है, ये सेंट्रल ओबीसी का फॉर्मेट है, यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। तो अगर आपको आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी में एडमिशन लेना है तो आपके पास में सेंट्रल ओबीसी होना चाहिए। महाराष्ट्र का जो ओबीसी है वो सीईटी बेस्ड जो कॉलेजेस है, जो महाराष्ट्र के कॉलेजेस है उसमें लगेगा। ओके, तो हम लोग इसकी बात कर रहे थे। ये दो टाइप के सर्टिफिकेट है, सेंट्रल ओबीसी एंड स्टेट ओबीसी। अब ये सेंट्रल ओबीसी वाला जो सर्टिफिकेट है अभी फॉर्म भरते हुए उन्होंने बोला है कि आपको लगेगा, लेकिन इसमें उन्होंने एक सॉल्यूशन भी दिया है कि अगर आपके पास में सेंट्रल ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप एक वहां पे एक डिक्लेरेशन है, वो डिक्लेरेशन अगर आप भर देते हैं तो उससे काम हो जाएगा। ये देखिए ये वो डिक्लेरेशन है, ब्रोचर में दिया हुआ है कि अभी मेरे पास में ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं है, ये मैं बाद में प्रोड्यूस करूंगा। आपका फोटो यहाँ पे लगाना है, जेईई मेन का एप्लीकेशन लगाना है, ये आप भर के प्लेन पेपर पे प्रिंट आउट निकाल लीजिए और ये भर के अपलोड कर देंगे तो भी आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। तो दोस्तों पॉइंट ये है कि अभी आपको इमीडिएटली अगर आप ओबीसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो सेंट्रल ओबीसी का सर्टिफिकेट निकालने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्योंकि एडमिशन के वक्त आप जब जाएंगे, नॉर्मली आपका एडमिशन जून जुलाई में होगा, तो ये जो सेंट्रल ओबीसी का सर्टिफिकेट निकलता है इसकी वैलिडिटी 1 साल रहती है, क्योंकि इसके पीछे इनकम का क्राइटेरिया है।
तो अभी अगर आप निकालेंगे, मान के चलिए सेंट्रल ओबीसी, तो आपका एडमिशन होगा मई जून में, जुलाई में, तो आपको अगले साल फिर से नया सेंट्रल ओबीसी निकालना पड़ेगा, क्योंकि एडमिशन के वक्त जो सेंट्रल ओबीसी लगने वाला है वो 1 अप्रैल 2023, 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए। इसलिए जो बच्चे ओबीसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं वे जेईई मेन का फॉर्म भरते हुए डिक्लेरेशन से काम चला ले, आपका कोई नुकसान नहीं होगा, आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा। ओके, अब ये हो गया ओबीसी के बारे में। अब मैं आता हूं ईडब्ल्यूएस के बारे में। अब ईडब्ल्यूएस को लेकर काफी कुछ कंफ्यूजन्स है कि ईडब्ल्यूएस में कौन बच्चे आते हैं, कौन नहीं आते हैं। तो दोस्तों, जैसे ओबीसी के दो टाइप है, सेंट्रल ओबीसी एंड स्टेट ओबीसी, वैसे ही ईडब्ल्यूएस के भी दो टाइप है, सेंट्रल ईडब्ल्यूएस एंड स्टेट का ईडब्ल्यूएस। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, इससे इससे पहले मैं आपको ब्रीफली ये जो ईडब्ल्यूएस है, तो सेंट्रल एंड स्टेट दोनों में कॉमन क्या है, मैं ये आपको सबसे पहले बताता हूं। दोनों में कॉमन ये है कि अगर आपको ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट लेना है, चाहे वो सेंट्रल हो या स्टेट हो, तो पेरेंट का इनकम 8 लाख के नीचे होना चाहिए। ओके, अब आप पूछेंगे सर कौन से ईयर का, तो जैसे आपका एडमिशन मई जून 23 में होने वाला है, तो उससे पहला फाइनेंशियल ईयर, अब उससे पहला फाइनेंशियल ईयर मतलब कौन सा हो गया, 2022-23, 2022-23 ये फाइनेंशियल ईयर। अब ये फाइनेंशियल ईयर खत्म कब होता है, 31 मार्च 2023। मतलब फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में पेरेंट का इनकम 8 लाख के नीचे होना चाहिए। ये क्राइटेरिया है अगर आपको ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट लेना है तो। वैसे दो क्राइटेरिया है, एक फाइनेंशियल क्राइटेरिया, दूसरा लैंड का क्राइटेरिया। तो ये जो फाइनेंशियल क्राइटेरिया है ये सेंट्रल और स्टेट दोनों में कॉमन है। अब सेकंड क्राइटेरिया आता है लैंड का क्राइटेरिया। तो ये लैंड का क्राइटेरिया सिर्फ स्टेट में है, ये इसमें नहीं है। लेट मी शो यू, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ सेंट्रल ईडब्ल्यूएस। ये देखिए, ये सेंट्रल ईडब्ल्यूएस का फॉर्मेट है। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 22-23 में इनकम 8 लाख के नीचे है, ऐसा होना चाहिए। अब ये जो इनकम है, कई बार क्वेरी आती है सर किसका इनकम, फादर का या फादर या मदर दोनों का। तो दोस्तों ये फैमिली इनकम, ये देखिए फैमिली पे इन्होंने बोल्ड किया हुआ है और 2 स्टार दिए हैं। फैमिली में कौन कौन आता है, ये नीचे देखिए 2 स्टार दिए हुए। द टर्म फैमिली इंक्लूड्स पर्सन, पर्सन मतलब कौन, कैंडिडेट, जो बच्चा जेई दे रहा है वो, हु सीक्स बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन, हिज पेरेंट्स, हिज पेरेंट्स, पेरेंट्स में दोनों आते हैं, फादर एंड मदर, एंड सिबलिंग्स बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, और जो कैंडिडेट है उसके 18 साल के नीचे के भाई बहन। तो ये सबका मिला के, मतलब कैंडिडेट का अगर खुद का इनकम है तो वो फादर, मदर और भाई बहन 18 साल के नीचे के, ये सब मिला के कैंडिडेट की फैमिली बनती है। और ये फैमिली का इनकम 2022-23 में 8 लाख के नीचे होना चाहिए। ओके, ये हो गया फाइनेंशियल क्राइटेरिया। अब मैं आता हूं लैंड क्राइटेरिया पे। अब यहाँ पे देखिए क्लियरली क्या दिया हुआ है, हिज हर फैमिली डज नॉट ओन और possess एनी ऑफ द फॉलोइंग असेट। मतलब नीचे जो दिया हुआ है उसमें से ये फैमिली के पास में कुछ भी नहीं है। 5 एकड़ ऑफ एग्रीकल्चर लैंड एंड अबोव, मतलब अगर फैमिली के पास में खेती है, एग्रीकल्चरल लैंड है, तो वो 5 एकड़ से कम होनी चाहिए। दूसरा, अगर फैमिली का खुद का फ्लैट है तो 1000 स्क्वायर फुट से नीचे होना चाहिए। अगर खुद का घर है उनका तो 100 स्क्वायर यार्ड्स, 1 स्क्वायर यार्ड मतलब 10 स्क्वायर फुट, तो 100 स्क्वायर यार्ड्स मतलब 1000 स्क्वायर फुट। तो म्यूनिसिपालिटी एरिया अगर है तो 1000 स्क्वायर फुट
से अंदर का अगर खुद का घर है तो होना चाहिए, और म्यूनिसिपालिटी छोड़ के अगर दूसरा है तो 2000 स्क्वायर फुट से कम होना चाहिए। तो दोस्तों ये ईडब्ल्यूएस के लिए ध्यान में रखना पड़ेगा। अब इसमें दिक्कत ये आती है कि कई बार आप जब सर्टिफिकेट निकालने के लिए जाते हैं तो सेतु, ये सर्टिफिकेट कहाँ से मिलते हैं सारे, ये तहसील ऑफिस से मिलते हैं, सेतु से मिलते हैं। सर्टिफिकेट देते हुए वो लोग वेरीफाई नहीं करते हैं, सर्टिफिकेट मिल जाता है तो बच्चे पेरेंट क्या सोचते हैं कि मुझे तो सर्टिफिकेट मिल गया, मेरे पास में तो 25 एकड़ खेती है, फिर भी मुझे सर्टिफिकेट मिल गया, तो ये वो वेरीफाई नहीं करते हैं। इसलिए मतलब मैं आपको ये सलाह दूंगा कि ये अगर क्राइटेरिया में आप बैठते हैं तो ही इसका ये कैटेगरी सिलेक्ट कीजिए। अब मैं आता हूं मेन एप्लीकेशन पे। अब इसमें दोस्तों एक और जो ग्रे एरिया है, बॉर्डर लाइन है, अभी वो ये है कि मान के चलिए कि मुझे ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट लेना है और मुझे मालूम नहीं है कि मेरा इनकम इस साल का कितना होने वाला है, तो फिलहाल आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी सिलेक्ट कीजिए, डिक्लेरेशन भर दीजिए, फॉर्म भर दीजिए, और आगे चल के अगर आपको ये लगता है कि ईडब्ल्यूएस से मैं मेरा क्राइटेरिया में नहीं आता है तो ईडब्ल्यूएस से आप ओपन में जा सकते हैं। लेकिन अगर आप अभी ओपन सिलेक्ट करेंगे तो ओपन से ईडब्ल्यूएस में नहीं जा सकते। सेम थिंग इज ट्रू फॉर ओबीसी। अभी अगर आप ओबीसी सिलेक्ट करेंगे तो ओबीसी से बाद में आप चाहे तो ओपन में आ सकते, लेकिन अगर आप ओपन सिलेक्ट करेंगे तो ओपन से ओबीसी में नहीं जा सकते। दोस्तों पिछले साल कुछ हाई मेरिट वाले बच्चे मैंने देखे हैं, और एक आध दो बच्चे तो मेरे ख्याल से आपके सीनियर थे नारायणा में, उनको पेरेंट को ये आइडिया थी फॉर्म भरते हुए कि जेईई का फॉर्म भरते हुए ओबीसी का सर्टिफिकेट लगता है और वो उनके पास में अवेलेबल नहीं था, इसलिए उन्होंने ओपन कैटेगरी से फॉर्म भरा। बाद में उनको वो सर्टिफिकेट मिल गया, लेकिन ओपन की ओबीसी कैटेगरी चेंज नहीं होती है। ये आप ध्यान में लीजिए दोस्तों। अब ये जो हम फॉर्म भर रहे हैं ये जेईई के फर्स्ट सेशन का फॉर्म है। सेकंड सेशन का जब आप फॉर्म भरेंगे तो ये जो भी डेटा आप फिलअप कर रहे हैं ये कुछ भी चेंज नहीं होता है, सिर्फ आप एग्जाम सेंटर ही चेंज कर सकते हैं सेकंड सेशन में। सेकंड सेशन में ना ही आप आपका जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, ये कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। जेई एडवांस के फॉर्म में भी आप चेंज नहीं कर सकते। एक बार अभी जो आप डेटा भर देंगे वो जेई मेन का सेकंड सेशन, जेई एडवांस के लिए भी चलेगा। इसलिए ये जो क्रिटिकल फील्ड्स है ये समझ के भरिए, और अगर इसमें आपको कुछ कंफ्यूजन है तो जो इस फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं उनसे बात करके भरिए। तो दोस्तों ये हो गया कैटेगरी के बारे में। उसके बाद में पीडब्ल्यूडी, अगर आप फिजिकली हैंडीकैप है, पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो 40% से ज्यादा होनी चाहिए, ये आप भरिए। उसके बाद में आर यू डायबिटिक कैंडिडेट, ये डायबिटिक पूछ रहा है कैंडिडेट के बारे में, कैंडिडेट डायबिटिक है क्या, यस और नो। प्लेस ऑफ रेसिडेंस अर्बन या रूरल। अब अगर आपको कंफ्यूजन है कि आप जहां पे रहते हैं वो जगह रूरल में है या अर्बन में है, तो जैसा मैंने पहले बताया कि ये नॉन क्रिटिकल फील्ड है। अगर आप रूरल में है अर्बन सिलेक्ट कर देंगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वाइस वर्सा। इसलिए ये नॉन क्रिटिकल फील्ड है, इसका आप इतना टेंशन मत लीजिए। आगे आता है एनुअल फैमिली इनकम। फैमिली का इनकम पूछा है, फादर का या मदर का नहीं, फैमिली। और फैमिली में कौन कौन आता है मैंने आपको लास्ट स्टेप में बताया। तो जो आपने इनकम सर्टिफिकेट निकाला है उस पे जो भी इनकम दिया हुआ है वही इनकम आपको यहाँ पे लिखना है। मोड ऑफ प्रिपरेशन आप खुद सेल्फ स्टडी है, कोचिंग है, जो भी है वो आपको यहाँ पे भरना है। मीडियम ऑफ स्कूलिंग इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मतलब 12वीं का एग्जामिनेशन। स्कूलिंग मतलब ये 10 से रिलेटेड नहीं है, क्वालिफाइंग मतलब ये 12 से रिलेटेड है, तो आपका 12 का तो इंग्लिश मीडियम ही होगा। उसके बाद में आधार डिटेल्स। आधार डिटेल्स में ये आप यहाँ पे आधार का जो है आपको आधार नंबर डालना है, यस। अब यहाँ पे एक और चीज कंफ्यूजन वाली है, जब आप आपका आधार का यहाँ पे आधार नंबर डालते हो तो आपको सामने 3 ऑप्शंस नजर आते हैं। पहला ऑप्शन यह है कि
मेरे एप्लीकेशन फॉर्म के डिटेल्स और आधार कार्ड पर के डिटेल्स सेम है या नहीं है। दोस्तों इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसकी वजह से थोड़ा कंफ्यूजन बच्चों में हमेशा होता है। जब आप आधार का नंबर डालोगे तो सामने आपको 3 ऑप्शन दिखते हैं। कौन से 3 ऑप्शन है? फर्स्ट ऑप्शन कि एप्लीकेशन फॉर्म में आपने जो आपका नाम डाला है, नाम, डेट ऑफ बर्थ एंड एड्रेस, ये और आधार कार्ड पर जो है वो सेम है या नहीं है। अब आप अगर पहला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो वो क्या करेगा, आधार का जो डेटाबेस है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उससे लिंक करेगा। ठीक है। अब वो अगर लिंक करने के बाद में वेरीफाई नहीं होगा तो वो बोलेगा कि आधार वेरिफिकेशन अनसक्सेसफुल। अब ऐसा जब मैसेज आता है तो बच्चे डर जाते हैं। फिर उनको ये सलाह दी जाती है कि आधार कार्ड पर का नाम चेंज कीजिए। बिल्कुल जरूरत नहीं है दोस्तों, जेईई मेन का फॉर्म भरने के लिए आपको आधार कार्ड पर के डिटेल्स चेंज करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि क्या होता, मैं आपको एग्जांपल बोलता हूँ। अब मान के चलिए कि मैंने जब जेईई मेन का एप्लीकेशन फॉर्म भरा तो उसमें मेरा नाम मैंने भरा श्रीकांत कलंत्री, ओके, और आधार कार्ड पर मेरा नाम है कलंत्री श्रीकांत सूरज। अब क्या होगा, वो टैली नहीं होगा क्योंकि उसको सेम सीक्वेंस में चाहिए। अब टैली नहीं होता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे आधार कार्ड पर का नाम चेंज करना चाहिए, बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसके लिए अगर वो टैली नहीं होता है तो आपने क्या करना है, सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करना है। सेकंड ऑप्शन में क्या आता है कि ये दोनों अलग अलग है, टैली नहीं होते हैं। सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो आपका काम हो जाएगा, आप आगे जा पाएंगे। और दोस्तों आपको अगर याद होगा, सुप्रीम कोर्ट ने पीछे एक जजमेंट दिया था कि आधार कार्ड का डेटा, मेरा जो आधार कार्ड का डेटा है, मुझे अगर वो किसी के साथ शेयर नहीं करना है तो वो मेरी मर्जी है। मैं बोल दूंगा कि मेरा आधार कार्ड का डेटा मैं शेयर नहीं कर सकता हूं। तो अगर मुझे ऐसा करना है कि मेरा आधार कार्ड का डेटा मुझे शेयर नहीं करना है तो मैं तीसरा ऑप्शन सिलेक्ट करता हूं, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। आप पहला ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। अगर आपका आधार कार्ड डेटाबेस से अगर क्रॉस चेक हो गया, वेल एंड गुड, नहीं होता है तो सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करके आगे बढ़िए। उसके बाद में अप्लाइंग फॉर्म, अगर आप इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पेपर 1 देना है। इंजीनियरिंग के साथ साथ आप अगर आर्किटेक्चर के लिए भी ट्राई कर रहे हैं तो पेपर 1 पेपर 2 दोनों देना है, वो हिसाब से आपको सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन पेपर मीडियम इंग्लिश, ठीक है। उसके बाद में एग्जाम का जो सिटी का चॉइस है, अब आप अगर एफएक्यू देखेंगे तो एफएक्यू में उन्होंने क्लियरली ये दिया है कि जो एड्रेस आप एप्लीकेशन फॉर्म में डालने वाले हो उस एड्रेस के हिसाब से ही आपको एग्जाम सेंटर्स दिखेंगे। इसका यह मतलब है कि मैंने अगर औरंगाबाद का एड्रेस डाला तो मुझे महाराष्ट्र के एग्जाम सेंटर्स दिखेंगे। अब मैं अगर महाराष्ट्र के आजू बाजू में जो सेंटर्स है उसके बारे में अगर डिस्कस करूं तो सिर्फ जालना में एग्जाम सेंटर नहीं है, 4 एग्जाम सेंटर्स आपको देने हैं। औरंगाबाद में है, औरंगाबाद के आजू बाजू में अहमदनगर में है, बीड़ में है, जलगांव में है, नासिक में है, लातूर में है, नांदेड़ में है। तो 99.9% हमारा ये एक्सपीरियंस है कि फर्स्ट एग्जाम सेंटर आपको मिल जाता है। तो इस तरीके से आपको सीक्वेंस देना है। अब ये एग्जाम सेंटर के बारे में भी कई मतलब कुछ जो मिसकॉन्सेप्शंस है कि मैं अगर जल्दी भरूंगा तो मुझे फर्स्ट सेंटर मिल जाएगा, मैं अगर जल्दी फॉर्म भरूंगा तो मेरा पेपर इजी आएगा, मैं अगर लेट फॉर्म भरूंगा तो मेरा पेपर टफ आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। एग्जाम सेंटर अलॉटमेंट जो होता है वो एनटीए की तरफ से रैंडमली होता है। और ये मतलब आपको आपके टीचर्स भी बताएंगे कि ये प्रीवियस एक्सपीरियंस है कि ऐसा कुछ नहीं है कि शुरू के पेपर इजी रहते हैं या बाद के पेपर हार्ड रहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, अब इसके बाद में ये देखिए, ये आगे की जो डिटेल्स मुझे भरना है ये 10th के डिटेल्स भरना है, आपके 10th स्टैंडर्ड के भरना है। आप 10th स्टैंडर्ड में पास है, कौन से ईयर में आपने पास किया हुआ है, उसके बाद में प्लेस ऑफ स्कूलिंग, आपकी स्कूल कहाँ पे लोकेटेड थी, रूरल एरिया में थी, अर्बन में थी, आप टाइप ऑफ स्कूल और कॉलेज, मतलब अगर वो गवर्नमेंट स्कूल थी तो गवर्नमेंट सिलेक्ट कीजिए,
अगर प्राइवेट स्कूल थी तो प्राइवेट अनएडेड का नाम ऑप्शन आता है। अगर वो ग्रांटेड स्कूल होंगी जैसा एसबी स्कूल वगैरह हमारे यहाँ पे है तो वहां पे गवर्नमेंट एडेड ऐसा ऑप्शन आएगा। तो अगर आपको ध्यान में नहीं आता है, मान के चलिए कि आपने गलती कर दी, ठीक है, आपने टाइप ऑफ स्कूल में गलत सिलेक्ट कर लिया, तो ये नॉन क्रिटिकल फील्ड है, इससे आपका एडमिशन पे कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है। उसके बाद में आपका जो स्कूल है कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, स्कूल बोर्ड का नेम सीबीएसई है आपका 10th का या महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड है, रिजल्ट मोड मतलब आपको परसेंटेज मिले थे या सीजीपीए मिला था। अगर सीजीपीए मिला था तो आपको सीजीपीए डालना है, अगर परसेंटेज मिले थे तो आपको यहाँ पे परसेंटेज डालना है। बाद में आपके 10 के मार्कशीट का रोल नंबर, जो आपका सीट नंबर है 10 के एग्जाम का, वो आपको यहाँ पे डालना है। 10 के स्कूल का नाम, एड्रेस और 10 के स्कूल का पिन कोड, ये हो गया 10 के बारे में। आगे की जो डिटेल्स है ये 12वीं के बारे में है। सिमिलरली 12वीं अगर आप अभी अपीयरिंग है तो पास स्टेटस अपीयरिंग सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि आपकी एग्जाम अभी हुई नहीं है। ईयर ऑफ पासिंग अपीयरिंग ऑब्वियसली 2023 में आपका एग्जाम होने वाला है। क्वालिफाइंग एग्जाम, प्लेस ऑफ स्कूलिंग, टाइप ऑफ, ये फिर से वही रिपीट फील्ड्स है। हाँ, अब इसके बाद में एडिशनल डिटेल्स, आर यू अ ट्विन, अगर ट्विन है जो कैंडिडेट है वो अगर ट्विन है तो यस सिलेक्ट कीजिए, अगर नहीं है तो नो सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद में पेरेंट का इनकम डिटेल, फादर का क्वालिफिकेशन मैंडेटरी लिखा हुआ है यहाँ पे, जहां जहां पे रेड स्टार लगा हुआ है वो फील्ड्स मैंडेटरी है। फादर का ऑक्यूपेशन मैंडेटरी है, मदर का क्वालिफिकेशन, गार्डियन। हाँ, अब इसके बाद में हम लोग आते हैं फोटोग्राफ्स की तरफ। कैंडिडेट का जो फोटोग्राफ है, अब दोस्तों फोटोग्राफ मैं अगर थोड़ा सा इसमें फोटोग्राफ में आपको इन्होंने फोटोग्राफ के बारे में क्या दिया है वो अगर मैं आपको बताऊं तो लेट अस सी। हाँ, अब ये देखिए यहाँ पे, हाँ ये देखिए फोटो कैसा होना चाहिए। तो वन रिसेंट फोटोग्राफ शुड बी आइदर इन कलर और ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट भी चलेगा, कलर भी चलेगा, लेकिन आजकल कलर ही मिलते हैं तो कलर फोटो निकाल लीजिए। विथ 80% फेस विजिबल, मतलब फोटो में आपका 80% फेस विजिबल चाहिए। इसका ये मतलब है कि मैं, अब देखिए ये ऐसा अगर कर लूं तो ये मेरा 80% फेस शायद विजिबल नहीं होगा। तो 80% जो भी आपका फेस है वो फोटो में दिखना चाहिए, विदाउट मास्क, मास्क नहीं होना चाहिए। दोनों ईयर, दोनों कान फोटो में दिखने चाहिए। मतलब मैं अगर ऐसा फोटो निकालू नहीं चलेगा, मैं अगर ऐसा फोटो निकालू ये भी नहीं चलेगा। तो नॉर्मली पासपोर्ट के लिए जो फोटो हम निकालते हैं, आप अगर फोटो स्टूडियो वाले को अगर ये बोलेंगे कि पासपोर्ट में जैसा फोटो लगता है वैसा फोटो निकाला तो उसमें ये चलेगा। और एक कंडीशन है, अगेंस्ट व्हाइट बैकग्राउंड। अभी नॉर्मली हम लोग देखते हैं कई बार रेड बैकग्राउंड के, ब्लू बैकग्राउंड के फोटो होते हैं, लेकिन जब इतना क्लियरली दिया है दोस्तों, जब एनटीए ने इतना क्लियरली दिया है तो कुछ ना कुछ पर्पस उसके पीछे उनका होगा। तो इस तरीके से आपको फोटो निकालना है, और जो भी फोटो निकालेंगे मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि उसकी फोटोग्राफर की जो ओरिजिनल कॉपी है कैमरे की, 10-20 रुपए आपसे वो ज्यादा लेगा, वो आपके पेन ड्राइव में, मोबाइल फोन पर, व्हाट्सएप पे, ईमेल पर ले लीजिए, क्योंकि ये फोटो आगे आपको एडमिशन तक लगने वाले हैं। उसकी 20-30 प्रिंट भी निकाल के रख लीजिए। ये फोटो की सिग्नेचर है, और ये सॉरी ये फोटो की साइज है 10x200। उसके बाद में सिग्नेचर, सिग्नेचर प्लेन पेपर पे ब्लैक इंक में होना चाहिए इस तरीके से। अब हम लोग चलते हैं, कहां तक आ गए थे हम लोग?
हाँ, तो कैंडिडेट का फोटोग्राफ यहाँ पे अपलोड करना है, कैंडिडेट का सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना है, और कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो वो सर्टिफिकेट, अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो दोस्तों ये सब कंप्लीट करने के बाद में आगे पेमेंट पे जाओगे। पेमेंट करने के बाद में एक कंफर्मेशन पेज जनरेट होगा, वो आपका रिसीट है कि आपका फॉर्म भरा गया है। एक बार बहुत ध्यान से सुन लीजिए, पेमेंट करने के बाद आप एप्लीकेशन में कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। उन्होंने 2-3 जगह बहुत बोल्ड में दिया हुआ है, इसलिए पेमेंट करने से पहले 2 बार 3 बार जो भी डिटेल्स है चेक कर लीजिए। एक बार पेमेंट कर लेंगे तो उसमें चेंज नहीं कर पाओगे। अब मान के ये चलिए कि पेमेंट कर दिया और मुझसे कुछ क्रिटिकल गलती हो गई फॉर्म भरते हुए, तो वो भी उन्होंने एक जगह पे लिखा है कि डुप्लीकेट फॉर्म्स, 2 फॉर्म अलाउड नहीं है। इसलिए पेमेंट करने से पहले जो भी फील्ड्स है एक बार प्रॉपरली क्रॉस चेक कर लीजिए और उसके बाद में ही पेमेंट कीजिए। ये हो गया सेशन 1 का एप्लीकेशन। जब सेशन 2 आएगा तो खाली आपको आपका रोल नंबर, पासवर्ड पूछेगा और एंटर जब करोगे तो एग्जाम के सेंटर पूछेगा। दैट्स ऑल। पेमेंट और आपका सेशन 2 का फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। मुझे लगता है कि मुझे जो बताना था वो यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर दिया है। लदनिया सर, और अगर कुछ क्वेश्चंस है तो अगले 2-4 मिनट हम लोग क्वेश्चंस ले सकते हैं। सर 1 मिनट सर। हाँ, एक और क्वेश्चन आया है, आधार कार्ड की फोटो अपडेट करना कंपलसरी है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। जैसे मैंने आपको बोला कि जेईई मेन का एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आधार कार्ड पर के डिटेल्स अपडेट करना जरूरी नहीं है, लेकिन आप आगे के प्रोसेस के लिए इन जनरल आधार कार्ड अपडेट कर सकते हैं। उसमें आपका लेटेस्ट फोटो, बायोमेट्रिक, मोबाइल, डेट ऑफ बर्थ ये डाल सकते हैं, लेकिन जेईई मेन के एप्लीकेशन के लिए ये कंपलसरी नहीं है। दोस्तों कुछ अगर क्वेश्चंस है तो चैट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। हाँ, अब एक बार कैन वी पुट आधार कार्ड नंबर एट द प्लेस ऑफ पैन कार्ड? तो दोस्तों जो भी उन्होंने 8 ऑप्शंस दिए हैं, 8 में से आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसा एक और क्वेरी आई है कि क्रिटिकल फील्ड्स बताइए। क्रिटिकल फील्ड्स है आपका नाम, आपका जेंडर, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपकी कैटेगरी, क्योंकि दोस्तों कैटेगरी की वजह से बहुत उलट पुलट हो सकता है। तो खास करके जो बच्चे रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना चाहते हैं, एससी एसटी में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है क्योंकि उनको पता है कि वो कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजन ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को रहता है क्योंकि इसको फाइनेंशियल क्राइटेरिया अटैच्ड है। तो इसलिए आप समझ लीजिए कि आप उस रिजर्वेशन का बेनिफिट ले सकते हैं या नहीं है, उसके बाद में ही आप कैटेगरी सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद में आपका एग्जाम सेंटर, ये भी क्रिटिकल है, लेकिन आप अगर थोड़ा सा ध्यान से भरेंगे तो इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। अब नॉन क्रिटिकल फील्ड मतलब जैसा एड्रेस है, एड्रेस में मान के चलिए कि मेरा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, एड्रेस डालते हुए स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, ये नॉन क्रिटिकल फील्ड है। क्यों? क्योंकि आजकल अपने एड्रेस पर कोई भी लेटर नहीं आता है, जो भी कम्युनिकेशन है वो सारा कम्युनिकेशन ईमेल पर होता है। तो ये नॉन क्रिटिकल है। जैसा मैंने आपको रूरल अर्बन का बताया, मोड ऑफ प्रिपरेशन बताया, ये नॉन क्रिटिकल फील्ड्स है। यस, और क्या क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। व्हाट शुड बी द बैकग्राउंड इन द फोटो? बैकग्राउंड जो है वो व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस 31 मार्च तक का डिक्लेरेशन के बाद दे सकते हैं क्या? अब ये आपका जो ईडब्ल्यूएस है, तो अभी अगर आपको ईडब्ल्यूएस अपलोड करना है तो वो 1 अप्रैल 2022, अभी अगर आपको अपलोड करना है तो 1 अप्रैल 2022 के बाद का होना चाहिए। और आप जब अगले साल एडमिशन में जाओगे तो 1 अप्रैल 2023 के बाद का लगेगा। और अगर आपके पास में ईडब्ल्यूएस नहीं है
आपको अगर टाइम लग रहा है ईडब्ल्यूएस निकालने के लिए 4-8-10 दिन लग रहे हैं तो डिक्लेरेशन भर के काम हो जाएगा, इससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा। ओबीसी में पेरेंट्स की इनकम 8 लाख के ऊपर हुआ। अब देखिए, अगर कैंडिडेट ओबीसी को बिलोंग करता है लेकिन कैंडिडेट की पेरेंट की इनकम अगर 8 लाख के ऊपर है तो वो ओबीसी का फायदा नहीं ले सकते। इसमें कुछ थोड़े से एक्सेप्शंस है, लेकिन इसलिए ये सारी चीजें आप समझ लीजिए, क्योंकि ओबीसी का अगर फायदा लेना है तो आपको ओबीसी कैटेगरी में भी होना चाहिए, साथ में इनकम का भी क्राइटेरिया सेटिस्फाई होना चाहिए। व्हाट अबाउट दैट वी कैन जनरल टू ओबीसी, ओबीसी टू जनरल। अब कैसा है कि मान के चलिए कि एक कैंडिडेट का मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसा अभी ये कैंडिडेट इन्होंने बताया कि पेरेंट की इनकम 8 लाख से ज्यादा है, इनको क्लियर नहीं है कि बाद में जब अब इनकम में भी एक इशू ये है कि मतलब ग्रॉस इनकम ले, हाँ ये भी हम लोग देखते हैं, ग्रॉस इनकम ले या नेट इनकम ले। ये देखिए ये, हाँ अब यहाँ पे जो ओरिजिनल जीआर था, ओरिजिनल जो गवर्नमेंट का ये आया था, अब इफ यू कैन जस्ट होल्ड फॉर अ सेकेंड, वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो उसमें ये लिखा हुआ है कि ग्रॉस इनकम है, जस्ट होल्ड फॉर अ सेकेंड, ईडब्ल्यूएस सेंटर। हाँ अब ये देखिए, जिस ऑर्डर के थ्रू ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट दिया गया था 31 जनवरी 2019, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर है। अब ये ऑर्डर में आधे मिनट में आपके सामने रीड आउट करता हूं कि जहां कंफ्यूजन आता है ग्रॉस इनकम पकड़ा जाए कि नेट इनकम पकड़ा जाए। अब ये देखिए, पर्सन्स हु आर नॉट कवर्ड अंडर द SC/ST whose family has gross annual income, ग्रॉस इनकम होना चाहिए, क्योंकि कई बच्चे, कई पेरेंट ऐसे हैं कि जिनका ग्रॉस 8 से ज्यादा है लेकिन नेट 8 से कम है। तो जो ईडब्ल्यूएस की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑर्डर है, इसमें ग्रॉस इनकम लिखा हुआ है। तो ये ग्रॉस इनकम ये बिफोर डिडक्शन जो होता है वो ग्रॉस इनकम है। चलिए दोस्तों, और 2-4 कुछ क्वेरीज है तो हम लोग लेते हैं। हाँ, आप अगर रूरल एरिया को बिलोंग करते हैं तो रूरल सिलेक्ट कीजिए, इससे आपके एडमिशन पे कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं आएगा। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट महाराष्ट्र गवर्नमेंट का है। अब देखिए फिर से, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट महाराष्ट्र का है या सेंट्रल का है, इसके बारे में भी कंफ्यूजन रहता है। तो दोस्तों आपके हाथ में, आपके पास में जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो उठा के देख लीजिए। अगर उसमें लैंड का क्राइटेरिया जो मैं आपको सामने स्क्रीन पे बता रहा हूं वो अगर दिया हुआ है तो वो सेंट्रल का ईडब्ल्यूएस है, और वो अगर मेंशन नहीं है, लैंड क्राइटेरिया अगर मेंशन नहीं है तो वो स्टेट गवर्नमेंट का ईडब्ल्यूएस है। आईआईटी, एमआईटी, ट्रिपल आईटी के एडमिशन के लिए हमको सेंट्रल गवर्नमेंट का ईडब्ल्यूएस लगता है। जैसा मैंने इसको पहले आपको बताया कि दोनों में डिफरेंस है, दोनों में 8 लाख के नीचे इनकम होना चाहिए, ये क्राइटेरिया सेम है, लेकिन सेंट्रल ईडब्ल्यूएस में लैंड क्राइटेरिया है, स्टेट के ईडब्ल्यूएस में लैंड क्राइटेरिया नहीं है। यस, और इमीडिएटली 2-4 क्वेश्चंस देखते हैं। साइज रिड्यूस करना पड़ा तो फोटो ब्लर होता है। दोस्तों अगर फोटो अगर ब्लर हो रहा है तो आपने जो फोटो मतलब मोबाइल से फोटो निकाला है वो गलत हो रहा है, तो आप फिर से नया फोटो निकाल लीजिए और फोटो स्टूडियो वाले से ही उसमें, क्योंकि उनके पास में फोटोशॉप वगैरह एडवांस सॉफ्टवेयर रहते हैं, वो आपको उस साइज में करके दे देंगे। कैंडिडेट का नाम क्लास 10 के हिसाब से डालना है या क्लास 12 जैसा फिल किया उस हिसाब से। अब देखिए 12वीं का मार्कशीट आपके पास में अभी नहीं आया है, इसलिए आप 12वीं अपेयरिंग है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा 10वीं की मार्कशीट आपके साथ में है, आपके हाथ में है, तो आपका जो नाम डालने वाले हैं आप कैंडिडेट का, वो 10वीं के हिसाब से डाल लीजिए।
मेरे पास में ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट 2022 का है। दोस्तों अगर आपको कंफ्यूजन है कि सेंट्रल ओबीसी वैलिड है या नहीं है, एक्टिव है या नहीं है, तो सीधा सीधा डिक्लेरेशन से काम चला लीजिए। डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग टू 10th मार्कशीट, अब 10th के मार्कशीट पे जो आपका डेट ऑफ बर्थ है उसी हिसाब से आपको डालना पड़ेगा। 99.9% आपको फर्स्ट सेंटर अगर औरंगाबाद डाला है तो वो मिल जाएगा। महाराष्ट्र स्टेट का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो नहीं चलेगा, यहाँ पे सेंट्रल का ईडब्ल्यूएस चलेगा। स्टेट का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं अपलोड कर सकते हैं, महाराष्ट्र का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। फोटो में स्पेक्टेकल्स अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप रेगुलरली पहनते हैं तो अलाउड है, लेकिन गॉगल के जैसे पहनते हैं तो फिर मत कीजिए। Yes, no income more than 10 minutes. Yes, कुछ अगर इम्पोर्टेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। आइडेंटिटी टाइप क्रिटिकल फील्ड है, क्योंकि आप जब एग्जाम सेंटर पे जाओगे तो उस हिसाब से वो आपको साथ में लेके जाना पड़ेगा। हाँ, आप अगर शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी से अगर है तो आपका जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब वाले जो बच्चे हैं उनका जो महाराष्ट्र का SC ST का कास्ट सर्टिफिकेट है वही सेंट्रल के लिए चल जाएगा। आई थिंक काफी सारे क्वेश्चन आंसर हो चुके हैं। सर Just a moment, sir. Vishal sir will be available. यस, किसी को आप इसके बाद में भी अगर कोई दिक्कत आती है तो मैं मेरा नंबर शेयर कर देता हूं, आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं। अगर किसी को फॉर्म भी भरना है तो फ्री ऑफ कॉस्ट, फॉर्म भरने का हम लोग कोई चार्ज नहीं लेते, फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म भर देते हैं। ये मेरा नंबर और ऑफिस एड्रेस भी मैं आपको शेयर करता हूं। Vishal sir, response sir. सर प्रज्ञा सर, Vishal sir. हाँ, 10th के मार्कशीट टीसी पर का नाम आपको नहीं लेना है। टीसी पर नाम देखिए, टीसी का नाम नहीं लेना है आपको। 10वीं का जो मार्कशीट है उस पे अगर यश कुमार है, मतलब बीच में स्पेस नहीं है, तो सेम टू सेम नाम आपको उसमें लिखना है। दोस्तों एक आधा मिनट और मैं और लेता हूं। इस साल एक थोड़ा सा चेंज आया है 12वीं को मार्क्स के लेके, कि 12वीं को 75% मार्क्स होने चाहिए। अगर सर, यस सर, is it आपने you mean to complete the session? yes sir, I am done. Sir, thank you sir, thank you so much. I'm much impressed and obliged for your very descriptive presentation for the children's how to fill up the JEE mains form. On behalf of Narayana Group of Educational Institution, even I'm sitting with all of my faculty members over here, and my zonal head Mr. Nitish Sharma is also present over here. So I thank you so much for your presence and availability for this session. All the students, those who have joined, this is something that we need to inculcate while we fill up the forms. And tomorrow and day after tomorrow, I will be giving you some schedules batch-wise, in concern slot-wise, for the meeting with our zonal academic head for the days ahead, how to prepare ourselves in this coming sessions of JEE mains in January. So students, whenever you get a call for tomorrow and after tomorrow, please join the meeting accordingly. Thank you so much. Chalpati, you can end the session.
Okay, sir. Thank you. Thank you very much. Thank you all.